नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखने वाले हैं कि किस तरह से मैनेजमेंट को इंडियन, वो भी मॉडर्न इंडियन सिस्टम में डिफाइन किया गया है। अब देखिए, मॉडर्न इंडियन जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसके अंदर खास करके अगर हम देखें तो पुराने जो भी ट्रेडिशनल, जो भी कस्टमरी, जो भी जितने भी बुक्स है या लिटरेचर है या जो कुछ भी मटेरियल अवेलेबल है, उन सब मटेरियल्स को लेकर इफ वी कंपेयर इट विथ टुडेज इंडियन सिनारियो, तो उसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। साथ ही में हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट एज आर्ट एंड मैनेजमेंट एज साइंस। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड गेट इनटू द वीडियो। मैनेजमेंट इन मॉडर्न इंडिया। अब देखिए, मैनेजमेंट इंडिया में बहुत पहले से था। मैनेजमेंट का नाम इंडिया में मैनेजमेंट तब से आया जब से ब्रिटिशर्स का हमारी एजुकेशन सिस्टम पे इन्फ्लुएंस बढ़ा। अब वो इन्फ्लुएंस उनका जो बढ़ा वो कुछ इस प्रकार बढ़ा कि हमने एजुकेशन को पूरी तरह से उन्हीं के हवाले कर दिया। आज हम जो भी पढ़ते हैं, आज हम जो भी करते हैं, वो सब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, वो सारे के सारे डिराइव्ड बाय ब्रिटिशर्स हैं। क्या चाहिए था कि जब हम उनको पढ़े तो हमें हमारी दृष्टिकोण से पढ़ाया जाना चाहिए था। जैसे कि डिपेंडेंस ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम एंड एग्जामिनेशन सिस्टम मोर ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम इज वर्स्ट। क्यों? क्योंकि हम अपने संस्कृति को भूलकर हम उन्हीं के बारे में पढ़े जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे लिटरेचर में कभी भी उनके लिटरेचर से कोई मिलाप नहीं था। लिटरेचर्स आर सेम। हमने आगे वेद देखे, वेद में हमने हायरार्कीज देखी। वो हायरार्कीज से इतना तो पता चल जाता है कि डिपार्टमेंटलाइजेशन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, मैनेजमेंट सिस्टम, ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम, फिर जिसको रिक्रूटमेंट बोलते हैं वो रिक्रूटमेंट सिस्टम है ना। ये सब कुछ हमें वेदों में भी जानने को मिलता है। चूजिंग अ राइट पर्सन एट अ राइट प्लेस इज रिक्रूटमेंट। तो वो हमें मैनेजमेंट, वो ऑलरेडी हमें पढ़ने को मिलता है थ्रू आवर इंडियन रिच हेरिटेज। हमारे यहाँ इन्फ्लुएंस एजुकेशन सिस्टम का वेस्टर्न कल्चर का ज़्यादा हुआ, और वो भी कब हुआ? जब वी स्टार्टेड एस्टैब्लिशिंग यूनिवर्सिटीज along with the help of the British provinces. Now see, the first of all management जो इंडिया में देखा गया through excavations was from हरप्पन civilization and मोहनजोदड़ो civilization. Next हमने क्या देखा? होली वेदास जो हमारे हैं, भगवद गीता जो हमारी है, रामायण जो है, कुरान जो है, बाइबल जो है, इन सब से भी हमने मैनेजमेंट के लेसन्स देखे हैं। बढ़िया मॉडर्न मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स देने वाले कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य कहा जाता है, वो चाणक्य के अर्थशास्त्र से भी हमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मिल जाते हैं। सिनेरियो में क्या सीन है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हम वो ही पढ़ते हैं जो हेनरी फेयोल देकर गए, मैनेजमेंट जो FW टेलर ने दिए, है ना। हम वो पढ़ते हैं जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स है, MBO जिसको बोलते हैं, फिर मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस है, जापानीज मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स है। हम वही कॉन्सेप्ट्स को पढ़े जा रहे हैं। इवन आवर इंडियन यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट्स हैव अ प्रोफॉर्मा ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन मॉडल टू डेवलप द रिक्विजिट क्वालिटीज। सबसे पहले कहाँ बनी? बढ़िया और सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी दिल्ली, लखनऊ और इलाहाबाद में थी। और ये डेवलपमेंट जो है वो तब तक चलता रहा जब 1848 आया। फिर ब्रिटिशर्स ने क्या किया? अपनी एजुकेशन पॉलिसी बनाना शुरू किया, और वो एजुकेशन सिस्टम उन्होंने इंडिया को गिफ्ट किया। आफ्टर दैट वी स्टार्टेड गेनिंग इंपॉर्टेंस इन द इंपोर्ट एक्सपोर्ट मार्केट, है ना। वी स्टार्टेड हैंडिंग ओवर आवर गुड्स टू अदर कंट्रीज थ्रू ट्रेड्स। तो ये जो ट्रेड्स थे, इनके कारण जो हमारे कैपिटल और मार्केट का ग्रोथ हुआ, तो उसके कारण क्या हुआ? वी
started enhancing the value education based on management, and the first business school was found in Mumbai in 1913, Sydenham College. नेक्स्ट आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो इस तरह है कि मैनेजमेंट को हम कहते हैं आर्ट, मैनेजमेंट को हम कहते हैं साइंस, मैनेजमेंट को हम कभी कभी कहते हैं प्रोफेशन भी। अब यहाँ पे हमें सिर्फ दो ही पॉइंट पढ़ने हैं, मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड मैनेजमेंट एज अ साइंस। क्यों आर्ट, क्यों मैनेजमेंट आर्ट क्यों है? अब इसका एक बहुत छोटा सा सवाल है कि जब आपके घर में मेहमान आए हो तो आपके मम्मी जो है, आपकी मदर जो है, वो सिंपल खाली अपनी आईब्रोज को ट्विस्ट करती है, वो अपनी आईब्रोज को फ्राउन करती है, एंड यू डायरेक्टली रन टू द किचन एंड देन शी ऑल्सो कम्स एंड सेज कि जाओ बाहर से ये नाश्ता लेकर आओ। ये आर्ट है उनका, क्या करवाने का? किसी और से काम करवाने का। तो वही डेफिनेशन हैरोल्ड कुंस ने भी दी थी। ही सेड दैट मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विथ पीपल, है ना। और वो पीपल कैसे है? दे आर फुल्ली या फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड इन अ ग्रुप। नेक्स्ट, व्हेन मैरी पार्कर केम, द डेफिनेशन चेंज्ड टू आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स या थ्रू पीपल। ओके, पर आर्ट क्या है? आर्ट के बारे में अगर हम जाने तो आर्ट बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है। मतलब ज्ञान जो है, उस ज्ञान का सदुपयोग जिसे कहते हैं या उपयोग जिसे कहते हैं, या उसका बहुत बढ़िया सा यूटिलाइजेशन, अगर मैं आपको इंग्लिश में कहूँ तो यूटिलाइजेशन और एप्लीकेशन। और वो क्यों करते हैं हम? टू ऑब्टेन सम डिजायर्ड रिजल्ट्स। अब यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल ले ही लो, और वो एग्जाम्पल है पेंटर का, है ना। सपोज हम और एक पेंटर दो साथ में खड़े और हमारे सामने एक ब्लैंक कैनवास पड़ा है, हमें वो ब्लैंक कैनवास दिख रहा है, उसे वहां पर एक इमेज दिखने लगती है उस वाइट कैनवास के अंदर। तो वो जो है वो उसका नॉलेज है, वो उसका इंटेलिजेंस कोशंट है, आईक्यू जिसे बोलते हैं। उसे वो इमेजिनेशन मिली नहीं है, वो उसने डेवलप करी है। वो उस इमेजिनेशन को ऐसे ही ब्लैंक पे डालकर, वो कलर्स को ऐड करके वो इमेजिनेशन से इमेज बना सकता है। Now we will continue with this example with the points given here. The first point over here is practical knowledge and intelligence. See, आर्ट के अंदर थियरी सब्जेक्ट्स है और थियरी भी पढ़ी जाती है, जैसे डायमेंशंस को पढ़ना, है ना, ब्रश नंबर्स होते हैं वो ब्रशेस को पढ़ना, फिर कलर्स को स्टडी करना, ये सब थियरिटिकल नॉलेज भी दिया जाता है। अलॉन्ग विथ पर्सपेक्टिविटीज, है ना, कि अगर हम यहाँ से किसी फिगर को देखें तो वो फिगर कैसी दिखेगी, हम उसको राइट एंगल से देखें तो कैसी दिखेगी, तो एंगल्स भी सिखाए जाते हैं। तो आपको ये सब तो थियरिटिकल नॉलेज है, पर उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना, दैट इज व्हाट मेक्स यू एन आर्टिस्ट। समझे? ज्ञान तो है, पुस्तक मेरे पास है, पर जब तक पढ़ी नहीं तब तक वो प्रैक्टिकली उसको यूज करने का हमें जो चांस है, जो अपॉर्चुनिटी है, वो नहीं मिलेगा। और हम वो पढ़ेंगे ही नहीं, वो उसे यूज ही नहीं करेंगे, तो हम सीखेंगे कैसे? द सेम थिंग मेनी पीपल से कि हैव यू रेड दिस बुक, हैव यू रेड दिस बुक। हम क्या करते हैं? बुक लेकर आ जाते हैं, हाँ 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 बुक है मेरे पास, पढ़ी क्या? नहीं। तो प्रैक्टिकल नॉलेज, थियरिटिकल भी नहीं है आपके अंदर, आपने सिर्फ उसको इंप्लीमेंट करने का फर्स्ट स्टेप पूरा किया, पर इंप्लीमेंटेशन भी एक प्रोसेस है ना। तो अलॉन्ग विथ थियरिटिकल नॉलेज यू डेफिनेटली नीड, यू रिक्वायर प्रैक्टिकल नॉलेज टू, इंटेलिजेंस टू, है ना। नेक्स्ट, द सेकेंड पॉइंट इज इट्स प्योरली एन इंडिविजुअल अप्रोच। जैसे आर्ट एक इंडिविजुअल अप्रोच है, तो यू नो दिस कि मैनेजमेंट भी तो इंडिविजुअल अप्रोच है। कैसे सर? तो अब यहां पर देखिए, मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि मैं खड़ा हूं, मेरे बाजू में एक पेंटर खड़ा है, मुझे व्हाइट कैनवास दिख रहा है, उसे वो कलरफुल पेंटिंग दिख रही है, हम हंसते हैं उस पे। क्यों?
क्योंकि हमें कुछ दिख नहीं रहा और उसे वहां वो दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो उसकी इंडिविजुअल अप्रोच है, वो उसकी स्किल है कि उसने पहले ही उस वाइट कैनवास पे पेंटिंग बना दिया है अपने इमेजिनेशन में। लाइकवाइज मैनेजमेंट भी एक इंडिविजुअल अप्रोच है। कैसे? हर मैनेजर के अंदर एक यूनिक स्किल होती है ना, टू हाउ टू मेंटेन हिज एचआरस, मतलब उसके जो ह्यूमन रिसोर्सेस है उनको कैसे मेंटेन करना, फाइनेंशियल रिसोर्सेस का अगर वो मेंटेनेंस करता है तो वो मैनेजमेंट कैसे करना, फिर अपने सीईओ से जब बात कर रहा है तो उनको पॉलिसीज कैसे समझाना, और अपने सबऑर्डिनेट्स को वो पॉलिसीज कैसे समझाना, ये सब कुछ उसके इंडिविजुअल अप्रोच में आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ओवर हियर इज क्रिएटिविटी। आर्ट के अंदर क्रिएटिविटी का एलिमेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर किसी का आर्ट लेकर हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो इट्स नॉट कंसिडर्ड एज आर्ट, इट्स कंसिडर्ड एज कॉपी पेस्ट। आर्ट एक क्रिएटिविटी है, वो आर्टिस्ट के अंदर से आती है, वो उसकी इमेजिनेशन है जो उसे क्रिएट करता है। ही बिकम्स अ क्रिएटर व्हेन ही एनहेंसेस हिज एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। अब वो ऐसी क्रिएटिविटी लाता है जो किसी ने कभी सोची ही ना हो या वो एग्जिस्ट ही ना करती हो। तो वो आर्टिस्ट जो करता है, कभी कभी ऐसे हालात मैनेजर्स के लिए भी आ जाते हैं। अब मैं इसका एग्जाम्पल अगर आप समझो तो कोविड की सिचुएशन, जो यंग मैनेजर्स थे जिस टाइम पे 2019 में, तो ऐसे सिचुएशन में उन्हें कुछ ऐसे कदम उठाने पड़े जो किसी ने नहीं सोचे थे, है ना। तो वो उस टाइम की उनकी एक क्रिएटिविटी थी जिसकी वजह से शायद उनकी कंपनी आज सरवाइव कर चुकी है और दूसरी कंपनीज जो एग्जैक्ट उनकी कंपटीशन में थी वो डूब चुकी है। क्यों? क्रिएटिविटी का एलिमेंट था, उनको ये समय पे क्या करना है वो उन्हें पता था। नेक्स्ट, परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस। अब देखिए आर्ट में तो ये सिंपल है कि जितनी बार आपने पेंसिल घुमाई, जितनी बार आपने ब्रशेस घुमाए, उतना आपका परफेक्शन आता जाता है। नो डाउट इट्स सेड ऑलवेज कि नो आर्टिस्ट इज अ परफेक्ट आर्टिस्ट, बट स्टिल it is also said that practice makes a man perfect. See, we all know this, but that is a philosophy that no man is perfect. But then practice can at least make you better as compared to other people in the society. Simple. Practice and practice. ये practice and practice is basically trial and error, है ना। आज हमने ऐसे स्ट्रोक किया और वो स्ट्रोक से हमारी पेंटिंग अच्छी नहीं लगी, तो कल को हमने नीचे से ऊपर एक स्ट्रोक किया और कल वो बहुत अच्छी लगी। पर जब तक हमने वो ब्रश लेके स्ट्रोक ही नहीं किया तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि कितना ब्यूटीफुल वो एक स्ट्रोक का इंपॉर्टेंस हो जाता है व्हेन इट कम्स टू रियलिटी। मैनेजर्स को भी ये देखना पड़ता है। सी, एजुकेशन लेकर मैनेजर नहीं बना जा सकता। एजुकेशन से आप डिग्री होल्डर बनते हैं, आप ग्रेजुएट होते, पोस्ट ग्रेजुएट बनते हैं, लेकिन वो जो मैनेजमेंट आपको सीखने को मिलता है वो ओनली एंड ओनली थ्रू प्रैक्टिस ही मिलता है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी, आपने अगर रियल सिनारियो में काम नहीं किया, तो आपके उस डिग्री का कोई रेलेवेंस रहने वाला नहीं है। वी हैव मेनी पीपल सेइंग कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं पर प्रैक्टिस नहीं करता। अब आप उसको बैलेंस शीट दो और उसके एग्जैक्ट अपोजिट कोई ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट को आप बैलेंस शीट दो जो अभी तक इंटर में घूम रहा है। हो सकता है वो इंटर वाला बंदा जल्दी उस बैलेंस शीट को टैली करके ले आए और एरर्स भी ढूंढ के ले आए। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस में है और वो प्रैक्टिस उसको कहीं ना कहीं तो डेफिनेटली पहुंचाती है। जबकि जो बंदा है जिसने प्रैक्टिस छोड़ दी है, प्रैक्टिस छोड़ देने का मतलब है परफेक्शन से दूर चले जाना। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारा आर्ट जो है वो भी सुधरेगा। वैसे ही अगर मैनेजर प्रैक्टिस करता रहता है, ट्रायल एंड एरर करता है, कोई बात नहीं, आज पॉलिसी में थोड़ी गड़बड़ हो गई, कल ऐसी पॉलिसी बनाऊंगा जिसमें गड़बड़ ना हो, तो कल उसका पॉलिसी मेकिंग या डिसीजन मेकिंग बेटर भी हो सकता है।
द नेक्स्ट पॉइंट ओवर हियर इज रिजल्ट ओरिएंटेड, मतलब जिसे हम कहते हैं गोल ओरिएंटेड। सी, हमें लगता है कि एक पेंटर क्या ही गोल ओरिएंटेड होगा, पर उसके दिमाग में कैनवास को लेके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि आज मुझे कुछ इस तरह से पेंट करना है, आज मुझे कुछ उस तरह से पेंट करना है कि लोगों को पसंद आए। किसी का ऑब्जेक्टिव होता है लोगों को पसंद आना, किसी का ऑब्जेक्टिव होता है अपने सोल को सेटिस्फाई करना, किसी का ऑब्जेक्टिव होता है अच्छे पैसे कमाना थ्रू एग्जीबिशंस एंड सेल, है ना। तो कुछ ना कुछ कॉन्क्रीट एक गोल सेट होता है। बस उसी तरह से मैनेजर का भी तो गोल सेट होता है। हमने बहुत बार पढ़ा है मैनेजमेंट इज ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड। ये हम कंपैरिजन कर रहे हैं। एंड द लास्ट पॉइंट ओवर हियर इज इनिशिएशन, जिसे इनिशिएटिव भी कहते हैं। एक आर्टिस्ट जो होता है ना, वो एक इनिशिएटिव लेकर चलता है। कैसा इनिशिएटिव? तो वो जब पेंटिंग बनाता है ना, तो कभी कभी वो सोसाइटी की कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर, वो इनिशिएटिव को लेकर वो ऐसी पोस्टर्स बना देता है, ऐसे पेंटिंग्स बना देता है जो लोगों के दिलों में, दिमाग में तुरंत असर करते हैं। अ पिक्चर कैन से 1,000 वर्ड्स एज कंपेयर टू इवन इफ यू गिव अ स्पीच ऑफ 1,000 वर्ड्स, है ना। अ पिक्चर कैन डिलीवर अ मैसेज ऑल्सो। वो मैसेज पास ऑन करना, वो इनिशिएटिव लेना, वो आर्टिस्ट का काम है। वही उसी तरह से मैनेजर भी वही काम करता है। मैनेजर क्या करता है? अपने सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करता है टू टेक इनिशिएटिव, या वो खुद इनिशिएट करता है अलग अलग प्रकार के मोटिवेशनल प्रोग्राम्स कि अपने जो भी सबऑर्डिनेट्स है वो खुश होके अपना काम करे और राइट डिसीजन ले सके, ओवरऑल सबका परफॉर्मेंस सुधर सके, है ना। तो यही होता है कि आर्ट एंड मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट को अगर आर्टिस्ट की नज़रों से देखो तो वो एक आर्ट है, और अब हम एक साइंस की नज़र से देखेंगे कि मैनेजमेंट एक साइंस भी है। कैसे साइंस है? तो हम देखेंगे साइंस पहले तो क्या है। इट्स अ सिस्टेमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज़ वेल एक्सेप्टेड बाय द यूनिवर्स, हर जगह एक्सेप्टेबल है। ओके, इसके बाद उसके दो प्रकार भी है। कैसे दो प्रकार सर? तो पहला है सोशल साइंस, दूसरा है फिजिकल साइंस। और फिजिकल साइंस के अंदर क्या आता है? वही आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जिसमें आप एग्जैक्ट डेरिवेशंस एंड एक्यूरेट डेरिवेशंस ला सकते हैं। बट देन कम्स सोशल साइंस विच इज नॉट एज एक्यूरेट। Why? Because it deals with human beings. अब ह्यूमन बींग से जो रिलेट करता है उसको हम एक्यूरेट कैसे मान सकते हैं? क्योंकि ह्यूमन जो है उसका नेचर, उसका एम्बियंस, उसका एटमोस्फियर बदलता है, वो सरकमस्टेंशियली वो भी बदल जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट ओवर हियर कि दैट मैनेजमेंट इज अ सोशल साइंस ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। द फर्स्ट रीजन इज इट इज अ सिस्टेमेटिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जैसे साइंस है तो साइंस को एक सिस्टेमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बोला गया है, मैनेजमेंट भी एक सिस्टेमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। बहुत कम लोगों का ध्यान गया होगा इस बात पर आपने जब 12th की एग्ज़ाम दी ना, तो आपका चैप्टर्स जो थे बिजनेस स्टडीज़ में या OCM कह लो, इनमें जो चैप्टर्स थे उनकी क्रोनोलॉजी आपको पढ़नी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि वो क्रोनोलॉजी ही आपको बता देती कि भैया मैनेजमेंट एक सिस्टेमेटिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। कैसे? व्हेन यू स्टार्टेड फर्स्ट विथ मैनेजमेंट, तो आपने उसका नेचर पढ़ा, उसका स्कोप पढ़ा, उसके बाद में आपने सबसे पहले प्लानिंग पढ़ा, द फंक्शंस, प्लानिंग के बाद आपने पढ़े ऑर्गेनाइजिंग के बाद आप पढ़े डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फिनेंशियल मैनेजमेंट एंड सो ऑन। आप ये क्यों पढ़ते गए क्रोनोलॉजी? बिकॉज मैनेजमेंट जो था उसका सेकेंड चैप्टर जो था वो पहले क्या था? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट पढ़ा, उसको चलाने के प्रिंसिपल्स पढ़े, तो ये फंक्शंस को ले डाउन करना ईजी पड़ता है, और वो भी कैसे? प्लानिंग से शुरू करके। तो आपके चैप्टर्स भी इसी क्रोनोलॉजी में दिए गए थे कि अगर आप उसको लिंक में पढ़े तो आपके लिए बेटर रहेगा। वाई? बिकॉज इट इज़ अ सिस्टेमेटिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सोचिए अगर स्कूल लेवल पे आपको ये था, तो अब आप ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए अप्लाई कर चुके, आप बैचलर्स की डिग्री के लिए हो, तो इसमें भी आपको एक सिस्टेमेटिक अप्रोच चाहिए।
सेकेंड पॉइंट ओवर हियर, द आउटपुट मे वेरी, इनपुट बीइंग द सेम। ये प्रिंसिपल है फिजिकल साइंस का। क्यों? क्योंकि अगर फिजिकल साइंस के अंदर इनपुट्स को सेम रखा तो भी कभी कभी आउटपुट्स बदल जाते हैं। इनपुट्स, अब जैसे कि हम लोग साइंस के एक्सपेरिमेंट्स पढ़ते थे, तो उन फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स के अंदर कभी कभी दिखता था कि ये केमिकल आज अलग रिएक्ट किया, कल अलग रिएक्ट किया। कहीं हो सकता है कि थोड़ा सा एटमॉस्फेयर या क्लाइमेट चेंज की वजह से वो केमिकल को थोड़ा और रिएक्टिव बना देता है ना। जबकि सोशल साइंस जो है उसका बहुत बढ़िया क्या है कि वो तो इनपुट अगर चेंज हुआ तो आउटपुट भी वेरी करेगा। मतलब इट इज क्लोजली रिलेटेड विद द इनपुट। और इसका एग्जाम्पल क्या है? अगर मेरे वर्कर्स मोटिवेटेड है तो उनका परफॉर्मेंस भी हाई एंड आएगा। दैट इज व्हाट इज this second principle about. The third point over here is that process of management and principles of management, they are universally followed and accepted, है कि नहीं? या यू नो दिस। अब जिस तरह साइंस की बात करूं तो साइंस बेसिकली बिलोंग करता है बेसिक ट्रुथ पे। अब साइंस जो है वो हर सिचुएशन को हर प्लेस पे हर टाइम पे अप्लाई करने का नाम है साइंस। और उसको चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। क्योंकि अगर यहाँ इंडिया में उसको अलग प्रकार से किया जा रहा है, अब्रॉड में उसको कोई अलग प्रकार से किया जा रहा है, तो वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड तो नहीं माना जाएगा, क्योंकि मेथड्स चेंज हो रही है ना। तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो भी है, यूनिवर्सली फॉलोड जो भी है, वो इंडिया में तो है, पर यूनिवर्सली भी वो सेम रहता है। अब जो चीज़ इस तरह से सेम रहती है वो सिर्फ साइंस नहीं है, पर ये सोशल साइंस जिसे हम मैनेजमेंट कहते हैं वो भी इस तरह सेम रहता है। ठीक है, तो योर थर्ड फोर्थ पॉइंट आर कवर्ड टुगेदर, विच इज प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट and principles of management are universally followed and accepted. The fifth point over here is experimentation and observation. Dear students, हम आर्ट्स वाले में जब पढ़े तो तब वहाँ भी पढ़े थे प्रैक्टिसिंग, है ना, परफेक्शन। तो ये चीज़ यहाँ भी आती है। जैसे साइंस में हम करते हैं एक्सपेरिमेंट्स, उसके फिर रिजल्ट ऑब्जर्वेशंस लिखते हैं, है ना, ये लिखते थे हम लोग। अब मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो मैनेजमेंट जो पढ़ रहा हो और अगर मैनेजमेंट की ही प्रिसाइज डिग्री कोई कर रहा हो तो उसे पता होगा उनके पेपर्स होते हैं जो केस स्टडीज पे बिलोंग करते हैं। और हमें क्या दिया जाता है? केस प्रॉब्लम दिया जाता है जिसे हमें सॉल्व करना है थ्रू आवर ओन कैपेसिटेटिव थिंकिंग, या सर्कमस्टेंशियल थिंकिंग भी बोला जा सकता है। उस पेपर में सभी बच्चों को अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं सर? द रीजन इज वेरी सिंपल, that management changes from person to person. It's a creativity, है ना। तो अगर मुझे वो प्रॉब्लम कोई और दिख रहा है, तुम्हें कोई और प्रॉब्लम उसमें दिख रहा है, तो हम अपनी अपनी तरह से उसको सॉल्व करने का सॉल्यूशन डालेंगे तो मार्क्स सबको मिलेंगे, है ना। तो दिस इज द रीजन व्हाई मैनेजमेंट इज एक्सपेरिमेंटेटिव एंड ऑब्जर्वेटिव ऑल्सो, क्योंकि उसमें भी हम ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। जैसे आज कोई बंदा बिजनेस में एंटर हो रहा है तो उसे मैनेजमेंट सीखने के लिए ही विल डेफिनेटली लुक अप टू पीपल हु आर सक्सेसफुल इन हिज फील्ड। जो लोग सक्सेसफुल नहीं है वो उसको भी ऑब्जर्व कर सकता है कि इनके तरह मुझे ये गलतियां नहीं करनी है। तो ये सब चीज़ें एक्सपेरिमेंटेशन से ही पता चलती है और ऑब्जर्वेशन से ही आप ये सब डेरिवेशंस ला सकते हैं। And this is what was also the opinion of Mr. Henry Fayol, कि ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस पे डिपेंड करता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट ह्यूमंस, तो ह्यूमंस के पीछे उनको गवर्न करने के लिए एक कॉज या इफेक्ट रिलेशनशिप अवश्य होती है। हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, जिसे इन द मॉर्निंग जब हम सुबह में उठे और कोई व्यक्ति हमारे सामने आ गया, है ना, अब वो व्यक्ति का फेस जो था वो दुखी दुखी सा दिख रहा था, तो हमने उससे पूछ लिया कि भाई दुखी क्यों हो? अब वो बोलेगा छोड़ दो, नहीं बताना है। दुखी?
नहीं हूं मैं, आई एम फाइन, आई एम ओके। अब ये वो बोल के गया ना, तो उसका जो आंसर था वो रूड था। अब हम सोचने क्या लगेंगे, ये घर पे झगड़ा करके आया होगा, या फिर कोई सैड न्यूज़ सुने होंगे, या फिर सुबह में उठते उठते उसको बीमार सा फील हुआ, फीवरिश फील हुआ होगा, तो इसके कारण वो बंदा ऐसा ट्रीट कर रहा है। तो हमने क्या किया, व्यक्ति को नहीं, व्यक्ति के पीछे के कॉज को पहले इंपॉर्टेंस दिया, और वो कॉज के कारण ये बंदा ऐसा है, ये इफेक्ट। तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मैनेजमेंट में भी होती है। वाई? बिकॉज सोचिए, अगर एक कंपनी के जो टॉप लेवल मैनेजर्स है उनको मिडल लेवल और बॉटम लेवल से बनती नहीं है, मतलब वो जब भी वर्कर्स के पास जाते हैं तो वर्कर्स को बराबर सुनाते हैं, कभी उनके बारे में अच्छा नहीं बोलते, तो क्या होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो बैलेंस है, उसकी इफेक्टिवनेस है, वो भी इम्बैलेंस हो जाएगी। दिस इज व्हाट इज कॉज एंड इफेक्ट का रिजल्ट। The last point over here is test of validity and predictability. See, like in science, once you put all the ingredients together, you know कि probably this will be the result, and that is valid also. Because see, हम जब टेस्ट करते हैं ना कोई चीज़, तो वो टेस्ट के पीछे उस चीज़ के हमें रिजल्ट्स भी पता होते हैं कि शायद थोड़ा इधर या उधर, पर वो रहेगा यही चीज़ वो बन के रहेगी, है ना। हम वो फूड की बात ही नहीं कर रहे जो हम यूट्यूब पे देखते हैं, द क्रेजीएस्ट एंड वियर्डेस्ट फूड आइटम्स, वो नहीं, हम तो उसकी बात कर रहे हैं जो नॉर्मली जो फूड कुक होता है, या नॉर्मली जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। जैसे हमने खिचड़ी बनाने को रख दी, है ना, तो हमें पता है कि अगर हमने दाल और चावल को पानी में भिगो के रखा है और कुकर को स्टार्ट कर दिया है गैस ऑन करके, तो इससे बनने वाली क्या है, खिचड़ी। अब उसके अंदर नमक हम डालना भूल गए, तो अब हमें प्रोबेबल रिजल्ट ये भी पता है कि शायद फीकी खिचड़ी बन जाएगी। तो हम उसके अंदर वैलिडिटी कैसे डाल सकते हैं, थ्रू स्प्रिंकलिंग सॉल्ट। खुद जब खाने बैठे तब ऊपर से सॉल्ट डाल दिया, थोड़ी देर उसको होने दिया, खा लिया, फाइन। ये है टेस्ट ऑफ वैलिडिटी। अब प्रिडिक्टेबिलिटी, हमने प्रिडिक्ट कर दिया था कि 19-20 इसके आसपास कुछ हो सकता है, पर खिचड़ी ही बनेगी। इन द रियल टेस्ट सिनारियो होगा क्या, कि वो खिचड़ी परफेक्ट बनेगी, या उसकी दूसरी प्रेडिक्टेबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज क्या है कि थोड़ा पानी ज़्यादा रह जाएगा, या फिर वो खिचड़ी थोड़ी पानी सोख लेगी तो वो थोड़ी कठिन बन जाएगी, या वो जल जाएगी। ये प्रोबेबिलिटीज से हटके हमें पता है कोई और प्रोबेबिलिटी होने वाली नहीं है। उसी तरह से ये साइंस की बात थी, अब मैनेजमेंट की बात सुनो कि मैनेजमेंट में भी अगर मैनेजर ने स्टेप सोच के लिया है, प्लान करके लिया है, तो ही विल नो व्हाट स्क्यूनेस या व्हाट डिविएशंस विल ही फॉलो। ही विल नो कि ये 19-20 हो सकता है आउटपुट में, पर इससे ज्यादा कोई 19-20 होने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये हमने जो पढ़ा, ये रिलेशन अमंगस्ट मैनेजमेंट, साइंस एंड आर्ट्स, ये 3 सब्जेक्ट्स को हमने आज कंपैरेटिव स्टडीज में पढ़ा। सो विद दिस डियर स्टूडेंट्स, वी एंड आवर यूनिट 1। ये था यूनिट 1 का 3rd पार्ट। आशा रखता हूं आप लोगों ने जो जो हाईलाइटेड पार्ट था उसके बारे में देखा होगा, आपने उसकी नोट्स ली होंगी। द अदर लेसन्स जैसे कि फ्रॉम भगवद गीता है, फ्रॉम उपनिषद है, विल बी ऑल्सो अपलोडेड टू द सेम चैनल वेरी सुन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए, धन्यवाद।